मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। हम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है या मेडिसिन आर नॉट द ओनली थिंग जो काम करती है। स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड, फेलियर टॉलरेंस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम इश्यूज। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, नेगेटिव इम्पैक्ट मैम बच्चों पे बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले पढ़ाई करो बेटा, फिर शादी होगी तभी अच्छी बीवी मिलेगी। 23, 24 साल के लड़कों का बाल झड़ गया। सोसाइटी इज वेरी अनफेयर टू मेन आल्सो। ब्रेकअप्स, लव, रिलेशनशिप्स, इनके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं? ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी, सो दैट बॉय, क्या मोटिवेशन मिलती है या फिर डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं इसके? दोस्तों, आपने कभी सुना है कि फलाने का ब्रेकअप हो गया हो और वो दिल का इलाज कराने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हैं, या फिर किसी एस्पिरेंट का एग्जाम में कम नंबर आके सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो वो हॉस्पिटल जाके अपना लिवर चेंज करा रहे हैं तो उसका जो दर्द है वो ठीक हो गया हो? एक्चुअली मेडिकल साइंस में आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपका जो परेशान आप होते हो ना, उसका इलाज नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि वर्षों से, सदियों से काम करती आ रही है, जो कि इन चीजों का इलाज है। वो क्या है? वो है मनोविज्ञान, इनकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि आपके स्ट्रेस को, आपके पेन को, आपके टेंशन्स को, आपके डिप्रेशन के बारे में बात करती है। सो आपने देखा ही होगा थंबनेल देखकर, और जो अभी ट्रेलर गुजरा है उसको देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस बारे में है। बहरहाल, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं जो कि इस बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। वो गुड़गांव हरियाणा की मशहूर एंड वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके बारे में वो खुद ही बताएंगी। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये जो पूरा वीडियो है वो एस्पिरेंट्स के लिए है, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है कि भाई जो ऐसी प्रॉब्लम्स आप किसी से शेयर नहीं करते, लिटरली अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर करते, और आज इस वीडियो में उन सारी बातों को खोला जाएगा और आपके मतलब की बात होगी। तो मैं अपने इस YouTube चैनल पर और सिद्धार्थ भैया के शो पर बुलाना चाहता हूं मिस चेतना लूथरा जी को। शी इज अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। चेतना मैम, नमस्कार। हेलो, नमस्ते। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। माय प्लेजर, इट्स माय ऑनर एक्चुअली। मैं बता दूं कि मैम से अपॉइंटमेंट 1 महीना पहले से ले रखी है मैंने, बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी ज्यादा जनता है जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, एंड मैम इज गिविंग सेशंस टू ट्राइंग टू गिव सेशंस टू एवरीबॉडी। सो एक बार फिर से अड्डा 24/7 के IES चैनल पर आपका स्वागत है मैम। और ये मेरा एक शो है, सिद्धार्थ भैया का शो। बेसिकली स्टूडेंट्स हैं वो भैया भैया बुलाते हैं, राइट, क्योंकि मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि सर बुलाएं, तो भैया थोड़ा कनेक्शन सा लगता है। तो शुरू करते हैं आज का ये पूरा सिलसिला। मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप 2 मिनट अगर हमारे ऑडियंस को बता दें कि व्हाट्स योर बैकग्राउंड, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ आपका साइकोलॉजी का सफर? सो लाइक आपने मेरा नाम बताया, माय नेम इज चेतना, एंड मेरा साइकोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। बेसिकली आई टुक अप साइकोलॉजी इन 11th एंड 12th। तब से मुझे पता था कि इसी फील्ड में कुछ करना है, या तो साइकाइट्रिस्ट बनना है या साइकोलॉजिस्ट बनना है। And then under graduation from Delhi University in applied psychology. Okay. And I'm a gold medalist from Delhi University in psychology. कौन से college से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस। क्या बात, नाइस। तो तब लगा कि जब पढ़ाई करके लगा कि अच्छा ये तो एक्चुअल में वही है जो मैं करना चाहती हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फिर यूके से मैंने न्यूरोसाइकोलॉजी में डिप्लोमा किया, फिर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आफ्टर दैट, एंड अब मैं न्यूट्रिशन को इंक्लूड कर रही हूँ मेंटल हेल्थ में, क्योंकि हमें ये पता चला है दैट मेंटल हेल्थ, या जिसको हम बोलते हैं हमारी मन, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी इम्पैक्ट होता है कि हम क्या खाते हैं, हम अपार्ट फ्रॉम हम क्या सोचते हैं। सो दिस इज़ व्हाट माय जर्नी हैज़ बिन, एंड करेंटली I am working as a clinical psychologist with a mental health startup called Listen. Okay. And I am also working as a consultant clinical psychologist with Khushbu Welfare Society. It's an NGO in Gurgaon for children with special needs. Okay. And I am also teaching. Okay, nice. And I also have my own practice. Achha. So, yahi sab. Great. This is my journey, what it looks like. It's incredible, amazing journey.
आई थिंक वो जो पैशन है वो साफ दिख कर आ रहा है। और जब टीचिंग की बात की आपने, तो ये पूरा जो चैनल है, पूरा प्लेटफॉर्म, इवन द एंटायर कंपनी का जो बेस है, फाउंडेशन इज मैम टीचिंग। ऑफ कोर्स। तो मैं शुरू करता हूँ, मेरे पास बहुत सवाल हैं और सवालों के सिलसिले में ये सारे आपके ही सवाल हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स आप लोग देख रहे हैं, द एंटायर ये पन्ना लेकर आया हूँ, क्योंकि मोबाइल का भी ज़माना है, तो मोबाइल अच्छा नहीं लगता है। अब कागज़ वागज़ रहता है तो थोड़ा बढ़िया, मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाला फील आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था, राइट। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली साइकाइट्रिस्ट वो हैं जिन्होंने MBBS करा है और फिर MD इन साइकाइट्री या कोई स्पेशलाइजेशन इन साइकाइट्री, जो दवाई दे सकते हैं फॉर लेट्स से डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और कोई हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। सो साइकाइट्रिस्ट का बेसिक वर्क है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। ओके। नाउ साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड, हम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, दवाइयाँ या मेडिसिन आर नॉट द ओनली थिंग जो काम करती हैं। हमें साथ साथ गाइडेंस की, सपोर्ट की, थेरेपी जिसको हम बोलते हैं इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट टाइप्स। सो वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि मैं हूँ। हमारे पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मतलब जो बातचीत करके मसला हल कर सके, वो सेम साइकोथेरेपी में भी होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होते हैं मोर सिवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, जैसे डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड आर मोर फोकस्ड ऑन काउंसलिंग, जस्ट द काउंसलिंग पार्ट। दैट्स एन एंट्री लेवल। यस। उसके बाद फिर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर मोर स्पेशलाइज्ड फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड मोर डीपर साइकोथेरेपी इज मोर डीपर वर्क। And then we have sports psychologists, we have industrial organizational psychologists. पूरे मतलब हर सेक्टर में. Yes, we have psycho-oncologist, which is an upcoming field, which is to do with cancer treatments and helping cancer patients in their recovery and the rehabilitation process. Then we have neuropsychologists. So हर जगह. So this is the main difference between psychiatrists and psychologists. ये शब्द सुने हुए लगते हैं बहुत. सबने सुना होगा न्यूरो साइकोलॉजिस्ट एंड देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आज असली मायने इनके पता चलेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट इनसाइट कि डिफरेंस क्या होता है. अब समझ में आ गया तो कमेंट में बता दीजिएगा कि यस आई अंडरस्टूड. नहीं भी समझ में आया तो भाई हम फिर से बता देंगे आपको, ठीक है. अब मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स और कुछ तो सवाल मेरे खुद के हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं उनका ये रहता है कि मतलब दिल की सुने या दिमाग की सुने. मतलब कि उधर दोस्त जा रहा है पार्टी करने, कहीं टूर पे जा रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ है तो मैं भी जाऊं उसके साथ, या फिर दिमाग कहता नहीं पढ़ो. तो साइकोलॉजी किस नज़र से देखती है इसको? सो पहली बात तो लाइफ में बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर हमारे माइंड में फोकस नहीं होगा, हमारे गोल्स क्लियर नहीं होंगे कि हमें क्या अकम्प्लिश करना है, तो मोटिवेशन ना थोड़ी मतलब शेकी हो जाती है, या हम इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अब मैं मोटिवेशन कहाँ से लाऊं अगर मेरे गोल्स क्लियर नहीं है. तो हम साइकोलॉजी में गोल्स को बहुत एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि जब भी आप गोल सेटिंग करो, योर गोल शुड बी स्मार्ट गोल्स. सो स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, राइट, एंड टाइम बाउंड. सो बेसिकली दीज आर आर स्मार्ट गोल्स. नाउ द थिंग इज कि आपकी जो गोल सेटिंग है, अगर आपके वो स्मार्ट गोल में फिट हो रहे हैं, आपने अपनी गोल सेटिंग करी, अब तो हमें गोल्स हमने डिसाइड कर लिया, अब हमें डिसाइड करना है हमने अपने गोल तक पहुंचना कैसे है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वैल्यू सिस्टम बोलते हैं. जब वैल्यू सिस्टम की बात आती है तो वैल्यू सिस्टम क्या होता है? हर इंसान का एक वैल्यू सिस्टम होता है. कभी कभी हमें खुद क्लियर नहीं होता कि मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है. तो वैल्यू हो गए जैसे ट्रस्ट, ऑनेस्टी, करेज, विजडम. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ और ये वैल्यू सिस्टम पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं. मेरी वैल्यू अगर इंटीग्रिटी है तो आपकी वैल्यू डिसिप्लिन हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट. जब मुझे मेरा वैल्यू सिस्टम क्लियर है, विच मीन्स वैल्यूज मुझे बताएंगी मुझे अपनी लाइफ जीनी कैसे है, हाउ डू आई लीड माई लाइफ, एंड व्हेन आई सेट माई गोल्स अकॉर्डिंग टू दैट एंड आई फॉलो माई वैल्यू सिस्टम, तो मुझे अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकती हूँ और साथ साथ मैं अपने गोल्स पे भी फोकस कर सकती हूँ, डिपेंडिंग मेरे लिए उस टाइम क्या क्रूशियल है और मेरी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा अलाइन करती है. राइट.
सो आई थिंक वैल्यू सिस्टम को जानने के लिए भी आई थिंक यू हैव टू नो योरसेल्फ, तो वो आपको ही तय करना पड़ेगा कि क्या आपकी वैल्यू सिस्टम है। आई थिंक मैम तभी हम रोल मॉडल भी चुनते हैं। राइट, ऑफ कोर्स। एंड ये चीज़ हम साइकोथेरेपी में भी, मैं बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, और प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज या फिर करियर नहीं डिसाइड कर पाते हैं, ऑलवेज टेल देम कि लेट्स टॉक अबाउट योर रोल मॉडल्स। आपके रोल मॉडल्स की बात करते हैं। मुझे बताओ कि आपके जो लाइफ में रोल मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटी जिनको आप देख रहे हो, लुक अप टू, and then give me real examples like of people in your life you've met and tell me क्या इंस्पायर करता है आपको उनके बारे में, क्या क्वालिटीज़ आप उनमें देखते हो, क्या आपको लगता है कि ये मुझे इनसे सीखना चाहिए या मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका क्या वैल्यू सिस्टम है, कहाँ पे हमें वर्क करना है, या क्लैरिटी ही नहीं है। बिल्कुल सही, राइट। तो वी नो कि अब सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम कि थोड़ा सोल सर्चिंग करते हैं, थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे वैल्यू सिस्टम अगर नहीं है तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। काफ़ी बढ़िया बेहतरीन सेशन जा रहा है। सो आई एम श्योर एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब की होने वाली हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पूरे एग्जाम में मैम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक टारगेट पे फोकस होते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। साइमल्टेनियसली क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि हो पाए, क्रैक हो पाए। सो क्या लाइफ में रिस्क लें, एक ही एग्जाम को की तरफ भागें, या प्लान बी ले सकते हैं हम अपना? मतलब क्या साइकोलॉजी देखती है हमारा? आई थिंक प्लान बी होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी कि प्लान बी है तो हम प्लान ए पे नहीं फोकस कर पा रहे। प्लान बी होना इज अ गुड आइडिया, बिकॉज जब आप इंटरनली सिक्योर फील करते हैं, यू नो दैट आई डू हैव समथिंग टू गो टू इफ दिस डजंट वर्क आउट। सो साइकोलॉजी इसके बारे में भी बात करती है कि क्या मेरे में फेलियर टॉलरेंस कितना है। देयर आर फेलियर टॉलरेंस, ओके, जिनमें कैन आई टॉलरेट फेलियर, कैन आई नॉट। सो जब हम बहुत सारे काइंड ऑफ लोगों से मेरे को मिलना होता है, तो आई ऑल्सो मीट सम पीपल हु आर जिनको हम बोलते हैं गिफ्टेड, प्रोडिजीज, सुप्रीमली टैलेंटेड पीपल, एंड देयर आर सम जो परफेक्शनिस्ट हैं। तो तब हम उनमें ये भी देखना चाहते हैं कि क्या इनमें फेलियर को टॉलरेट करने की एनर्जी, पोटेंशियल है, क्योंकि अगर नहीं है then that is also something that we need to work on. आपने बहुत सही कहा, इससे I can click because recently I've made a video on students committing suicide. So I think failure tolerance की वजह से ही ये हो रहा है. Could be. So one of the reasons could be, so suicide is a very actually complex topic, to discuss, but yes, it could be. And failure tolerance can lead to a lot of self-esteem issues. Right. It can lead to so आप लाइफ से डिसअपॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट गिविंग अप, देन अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, which keep on getting more severe if they're not treated well. So it's very important, do I know how to handle failures? Right. Because life is never going to be the same. मतलब अगर हम लाइफ में हम सक्सेस देखते हैं तो लाइफ इज ऑलवेज लाइक दिस, द ग्राफ गोज लाइक दिस। तो क्या अच्छा इसकी तो मेरे में पोटेंशियल है शायद, बट जब वो ऐसे जाएगा कभी, ड्यू टू God forbid, whatever reason, how am I doing when it goes like this? मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, मेरी कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं, मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है फॉर एडवर्स सिचुएशंस। ग्रेट। एक सिलेबस आपके एग्जाम का होता है और एक सिलेबस जो खुद होता है, अपने आप में आप एक सिलेबस हो, अगर वो चेकलिस्ट पूरी करेंगे तो शायद यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। एक्चुअली वो कहते हैं मैम कि जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लेकिन किसी एग्जाम को अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए। तो मैम का जो कंक्लूजन, आई थिंक मैम की प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी ऑफ कोर्स बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अगर आप फील करते हो और आप एक ही चीज़ में 100% आप एनर्जी दो, आप 200% दो, बट इफ इट डजंट वर्क आउट ड्यू टू सम अदर रीजन, तो मुझे पता है मेरी लाइफ का एक और पाथ है जो मैं आई डोंट फील लॉस्ट। एग्जैक्टली, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सबके मतलब की बात है और इनफैक्ट आप प्लीज़ ये अपने भाई बहन को भी शेयर कर सकते हैं, पापा मम्मी को भी शेयर कर सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इंस्पायर हो रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट नेगेटिव इम्पैक्ट मैम बच्चों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट जो किड्स हैं, टीनेजर्स हैं, जो अर्ली 20s में हैं, they are using social media, they are fine because the contents are getting uploaded eventually. They are using social media as a soft porn. Of course. And eventually वो उनके natural psychology पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल। तो what does psychology say in it? I think the number one
रीज़न फॉर शॉर्ट अटेंशन स्पैन इन टुडेज जनरेशन इज कमिंग फ्रॉम देयर। हम क्यों इतनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं? हम कॉन्वर्जेशंस में हैं बट हम नहीं हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, या हमें पता ही नहीं है हम क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज जैसी कुछ फील होने लगा, अच्छा 2 मिनट मिले तो चलो सोशल मीडिया कर लेते। 2 सेकेंड हम फ्री बैठते ही नहीं। हम सोचते ही नहीं मैं इमोशनली आज कैसा फील कर रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, सरफेस लेवल थॉट्स आते हैं बट वी डोंट गेट अ चांस टू सिट विद आवरसेल्व्स। मुझे याद है कि अगर हम 30 सेकंड की भी रेड लाइट अगर गाड़ी में हो, मतलब तो हम तो तुरंत हमारी फोन उठा इंस्टिंक्ट लेते हैं होती कि है तुरंत हाँ, आई गेट डेफिनेटली कनेक्टिंग। सो इन दैट प्रोसेस हम ये नहीं समझते कि वी आर लूजिंग कनेक्ट विद आवरसेल्व्स। हम अपने साथ बैठना ही नहीं चाहते। और जब तक हम अपने साथ बैठना ही नहीं चाहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। आई थिंक इजी एस्केप मैकेनिज्म भी बन गया है ये बहुत ज़्यादा, कि अपनी फीलिंग से कोप अप नहीं करना तो चलो हम सोशल मीडिया खोल लेते हैं। देन बिकॉज ऑफ दैट अटेंशन स्पैन, देन कॉन्स्टेंट कंपैरिजन ऑफ, क्योंकि एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट लाइफ ऑन सोशल मीडिया। हर किसी को वही दिखता है जो लोग दिखाना चाहते हैं। दैट्स अ रीजन, लाइक्स हैं या कमेंट्स हैं। फिर एक अननेसेसरी कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है जो हमने अपनी, पर हम भूल जाते हैं कि सबकी टाइमलाइंस लाइफ में अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार वो मनाली घूम रही है, हाँ, यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ। हाँ, तो ये जो आपने बोला कंपैरिजन, इज दैट द गुड एग्जांपल, राइट? एंड लाइफ बॉडी फॉर दैट, इतने ज्यादा जो बॉडी इमेज इश्यूज आजकल टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स एंड adults, young adults are also struggling with is coming from social media. हम constantly अपने साथ इतना harsh हो जाते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही या कर पा रहा जो वो कर रहे हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं। तो इसके अगर कोई कुछ आप अगर कोई ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो कैसे आप ट्रीट करते हो? मतलब क्या कहते हो कि आप मोबाइल बंद कर दो सब? नहीं, it's a slow process. Okay. We start by building things in their life, in their real life, जहाँ से मुझे एस्केप ना करना पड़े। अच्छा। हम क्योंकि ना हम सोशल मीडिया एडिक्शन को ना एक और चीज कहते हैं जिसको कहते हैं चीप डोपामीन। सो डोपामीन इज अ रिवॉर्ड केमिकल इन द ब्रेन। तो हम बोलते हैं कि जो प्लेजर आप सीख कर रहे हो थ्रू दिस थिंग, लेट्स क्रिएट दैट एक्चुअल प्लेजर एंड रिवॉर्ड इन रियल लाइफ। लेट्स नॉट गो देयर एंड गेट इट। नो, दिस इज वेयर इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम। ओके। तो रियल चीज़ें करना, एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आप अपने पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाके बैठो, मे बी यू विल लर्न मोर देन व्हाट यू लर्न ऑन फ्रॉम सोशल मीडिया। मे बी सम वर्ड्स ऑफ विजडम, मे बी आप किसी बच्चे से बात करो जस्ट टू फॉर योर इनर चाइल्ड, यू नो, टू नरिश योर इनर चाइल्ड। आप किसी बच्चे के साथ जाके 10-15 मिनट बैठो, उनसे बात करो, पूछो उनसे उनका दिन कैसा गया, स्कूल में वो क्या कर रहे हैं। सो दिस इज what you create. Focus on building and strengthening your real life than your social media life. Right. वो जब हम साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कि वो आपकी नेचुरल साइकोलॉजी से वो कन्वर्टेबल साइकोलॉजी हो जा रही है। Yes. Like somebody else's is like influencing you and you try to become that, which you are not. Right. And that's not even possible all the time. आप हमेशा किसी दूसरे के accordingly अपनी लाइफ को मोल्ड नहीं कर सकते। आपकी सिचुएशन अलग है, दूसरे इंसान की सिचुएशन अलग है, लोकेशन, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स दैट वी ऑल कम फ्रॉम, कल्चर्स, एवरीथिंग मैटर्स। सो हम वो एक अननेसेसरी कंपैरिजन जब करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम भी ऐसी लाइफ लीड करें, which is also reason why a lot of people feel insufficient about themselves, कि मेरे में कुछ कमी है। अच्छा, हमने बहुत सारे ऐसे कोविड के दौरान भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे थे। इन केस अगर पेरेंट्स को बहुत, मतलब मैं तो अपने रिलेशंस बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, बच्चों से तंग आ चुके हैं, मतलब जब देखो तब मोबाइल पे लेके बैठा रहता है, जब देखो तब। तो अब हमें बीइंग अ पेरेंट, हमें बच्चों से कैसे डील करना चाहिए, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं? मतलब क्या वो लेवल होना चाहिए, किस मेंटल स्टेट में बीइंग अ पेरेंट हम बच्चों से बात करें? आई थिंक लाइक आई सेड, द आइडिया इज टू स्टार्ट रीइंफोर्सिंग रियल लाइफ में, उनको ओरिएंट करें, लेकर आएं कि ये है जहाँ से एक्चुअल रिवॉर्ड एंड प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम। ओके, सो दे डोंट हैव टू एस्केप टू दैट। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग, टीनेज में बहुत आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं, वेट दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट मैं कौन हूँ, मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी कैटेगरी में हूँ कि कभी तो मुझे बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं, कभी तो मुझे बड़े के जैसे। और टीनेज में एक बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप अपने आसपास देख रहे हो, यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट दिस न्यू लाइफ, कि हम कॉलेज में जाएंगे, अब हम बड़े हो रहे हैं। सो वहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन का एक बहुत पार्ट है, वे चिल्ड्रन फील, एडोलेसेंट्स फील लॉस्ट एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट
who I want to become, what I want to become. And social media is a very convenient way to one connect with people, right, to find people they want to look up to. right. Now the problem is कि पेरेंट्स का ये फिल्टर करना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे किनको लुक अप टू कर रहे हैं. क्या हमारे बच्चे रियल सोशल सर्कल उनका होना चाहिए, सोशल सर्कल एक्चुअल में कैसा है, रादर देन वो सोशल मीडिया पे फोकस करके कि हमारी इंस्पिरेशन यहाँ से आई. सो हेल्पिंग देम रीड अबाउट रोल मॉडल्स और पीपल हु हैव डन गुड इन लाइफ, यू नो, टॉकिंग टू देम अबाउट मेरे बच्चे के गोल्स क्या हैं और हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं to help them achieve those goals. Building confidence in them, I think, is also very important. Right. Self-sufficiency build करना. Great. Thank you so much for sharing these insights. Definitely आप शेयर करिएगा पापा मम्मी के साथ भी अपने. तो सिर्फ सारी गलतियाँ आप में नहीं हैं. Parenting is an art and सबको सीखना भी पड़ता है. तो शेयर भी कर सकते हैं आप. ठीक है. और मेरा प्रणाम कहिएगा उनको. ठीक. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर टैप किया जाता है और स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट एग्जाम के टाइम पे विमेंस जो गर्ल्स हैं उनको ये कहा जाता है कि बेटा पहले शादी कर लो फिर होगी तुम्हारी पढ़ाई, ससुराल में जाके पढ़ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है. तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट लाता है साइकोलॉजिकल? आई थिंक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है, मोर देन व्हाट वी थिंक एट. क्योंकि क्या है, जब भी व्हेन सिंस द टाइम अ गर्ल इज बोर्न उनकी लाइफ की ना बाकी चीज़ें फिक्स होना, एक टाइमलाइन तो क्रिएट हो जाती है कि भाई दिस एज हम इसकी शादी कर देंगे. राइट. सो अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं ना, कल्चरली कंडीशनड टू ग्रो अप टू बिलीव दैट मैं लाइफ में बाकी चीज़ें तो अचीव कर लूँ बट शादी अचीव करना बहुत ज़रूरी है. मतलब मेरी एक आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैरिज. एंड इफ दैट डजंट हैपन तो बहुत सारे लोगों को ना आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है. And I think then society also keeps reinforcing कि social factor तो रहता ही. शादी तो वो प्रेशर women पे हमेशा रहता है कि तुम पहले शादी का देख लो. After reaching a certain age, let's say 21, 22, society, people in the family start कि अच्छा अब तो तुम्हारी शादी की एज हो गई, चलो ढूंढना शुरू करते हैं. बिल्कुल मैम, क्योंकि I spoke to lots of toppers क्योंकि UPSC PCS एग्जाम में जो women topper रही हैं, and I came across with this word couple of times कि मेरी शादी के लिए पापा मम्मी बोल रहे थे, and then वहाँ से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि अब मैं करूँगी और उसके बाद ही शादी करूँगी. बिल्कुल. तो ये क्या मतलब कि अब हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे? तो शादी कराना I think it's a wonderful thing when women are able to break out of this, but it's very hard. But ये बहुत मुश्किल है. ये बहुत मुश्किल है क्योंकि कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है बचपन से लेके यू नो अंटिल योर एडल्टहुड दैट आप उसको ब्रेक फ्री भी उससे करना चाहे ना तो भी सोसाइटी, पीपल, फ्रेंड्स, आप देखेंगे अपने आसपास, चलो फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो फिर लगता है कि अच्छा सबकी हो गई, हमें क्यों, हमारी क्यों इतनी बड़ी हो गई, ब्याह नहीं हुआ, ये सब बातें. सो फॉर लाइक वुमेन अननेसेसरीली कंडीशन्ड टू बिलीव दैट मैरिज तो तुम्हें अचीव, मतलब मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी एन अचीवमेंट. राइट. कि जिसने टाइम से कर ली और जिसको अपने हिसाब से वो पार्टनर मिल गया विच इज सोशली डिजायरेबल पार्टनर अकॉर्डिंग टू अदर पीपल ऑल्सो, तो शी इज अचीव्ड एवरीथिंग. बट टाइम्स आर चेंजिंग विच इज ऑल्सो गुड बट नॉट फॉर एवरीवन. अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन है ऑफ यू नो वुमेन who have to fight with this every day. 68-69% भारत की जो जनता है रूरल है. Of course. और फिर आप देख ही सकते हो कि कितने लोग. और इस बैरियर को ब्रेक करना आई थिंक बहुत करेज की जरूरत है इसके लिए. एंड आई थिंक इसमें मैम दोनों जेंडर की ही रिक्वायरमेंट आवश्यकता है. Absolutely. जितना वुमेन को स्टेप लेना पड़ेगा उससे भी कहीं ज्यादा एक पुरुष को भी लेना पड़ेगा. बिल्कुल. इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे, हर जगह इवेंट टॉक्स में भी आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वुमन हु इज फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट वर्सेस अ वुमन शी इज नॉट इंडिपेंडेंट? तो साइकोलॉजिकली क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक साइकोलॉजिकली डिपेंडिंग फ्रॉम वन द बैकग्राउंड्स दैट दे कम फ्रॉम, बहुत इस चीज से फर्क पड़ता है. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट यू आर एबल टू डिसाइड मोर व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लीड. राइट. And the partner that I want to be with. Right, absolutely. क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड है. बेसिक नीड्स मतलब हर एक इंसान की फिजिकल नीड होती है, सेफ्टी नीड्स जिनको हम बोलते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, विच इज फूड, वाटर, शेल्टर, दैट इज टेकन केयर ऑफ. इफ दैट इज टेकन केयर ऑफ, आई नो नाउ आई कैन थ्राइव इन लाइफ बिकॉज मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है. राइट.
So for the woman whose basic needs are met, now her time is to meet her emotional needs, which she is meeting through friends, career, family. हर एक relationship, हर एक चीज़ हमारी life के अलग अलग emotional या psychological needs fulfill करती है. So a woman who's coming from this set of needs will know कि मुझे अपने partner से what needs does will this relationship fulfill for me? क्या मेरा partner capable है of doing this to me? What I am going to do for this relationship? Right. So वो उस चीज़ में ना they're more secure. But ऐसा नहीं है that they don't go through bad experiences in relationship. They do, but they're more secure that way. Right. Compared to somebody जिसकी basic needs ही नहीं meet हो रही हैं and she is dependent on somebody to meet those. And when dependence comes in, they have to tolerate a lot of things that they don't want to, they might not want to, and then they're also taught by the family कि अब तो यही है. कहाँ जाओगे? I totally agree with you and thank you so much for sharing those insights. In case अगर आपको मतलब और भी इस टॉपिक्स पे या आपके भी कोई क्वेश्चंस हो ना तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा. Maybe we will reach out to you. I don't know, but I wanted to solve. I don't want to solve. Actually, we wanted to talk about those things. जब हम बात कर लेते हैं ना तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है.